अस्सलाम वालेकुम। ये 67th सेशन है एंड दिस इज 14th चैप्टर ऑफ द बुक, पेज नंबर 178। हम लास्ट टाइम जब मिले थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर द नखला रेड एंड द परमिशन टू फाइट वाज गिवन एंड देन वी सेड दैट अब तो होना ही था, कुछ ना कुछ मामला तो अब होना ही था। A new chapter had begun, and just 2 months later, it would erupt into open warfare. यहाँ पे 14 चैप्टर फिर शुरू हो जाता है बैटल ऑफ बद्र। बैटल ऑफ बद्र मार्च 17 624 AD तब लड़ा गया था। कहती है लेज़ली हेजल्टन, अगर ये वो नहीं था जो चाहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन ये बिल्कुल वही था जिसकी उनको ज़रूरत थी। ऐसा ही क्यों कहेंगे? क्योंकि वी वुड सी टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट कि इट रियली हेल्प द कॉज अ लॉट। बड़े सारे मामलात में इसने मदद की। एक तो वो रेस्टोरेशन ऑफ प्राइड ऑफ द पीपल हु हैड फेल्ट दैट दे हैड बीन रॉन्ग्ड, और फिर एक काउंटर फोर्स्ड मैक्कन हेजेमनी एस्टैब्लिश हो गई इन अरेबिया एंड इन पर्टिकुलर इन हिजाज। And then the Bedouin Arabs around Medina, they would also take the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions and his message seriously now as a force to be reckoned with. And Meccans would also kind of understand their place a lot to a large extent. तो इस सेंस में ये कह रही हैं कि even if this is not something that he had sought, it was still something that he needed. अर्ली इस्लामिक हिस्ट्रीज में इसको पहली ग्रेट विक्ट्री ऑफ इस्लाम की तरह रिकॉर्ड किया गया है। एक डिसाइसिव आर्म्ड एनकाउंटर जो बड़ा ही मदीना की रेपुटेशन और ऑनर को इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। जो आसपास के बेडोइन ट्राइब्स हैं उनके यहाँ रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी। एंड ऑल ऑफ दीज पीपल ये धीरे धीरे दे वुड स्टार्ट सपोर्टिंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ये जो पावर और वेल्थ पे जो हेजिमनी थी ऑफ द मैक्कन्स, उसको किसी ने चैलेंज किया होगा। आफ्टर दिस बैटल इट वुड बी लाइक दैट। लेकिन इसके बावजूद लेज़ली हेजल्टन कहती है ज़्यादा लगता है कि ये मिस कैलकुलेशन से ही हुआ दैन बाय प्योर इंटेंट। ऐसा क्यों कहेगी? क्योंकि यू वुड सी इन अ मोमेंट द पीपल हु दे वर प्लानिंग टू मीट, दे डिड नॉट मीट देम, दे वुड मीट समवन एल्स। वी वुड सी इन अ व्हाइल। बद्र, मुझे मौका मिला है ये इस जगह की ज़ियारत करने का, तो और जब मालूम भी होता है, थोड़ा सा इंसान ने पढ़ा होता है इसके बारे में, तो फिर और भी मामला इमोशनल एट्सेट्रा हो जाता है। तो खैर, ये अगर आपको थोड़ा जियोग्राफी का इल्म है, जो वेस्टर्न साइड है ना इसका, अरेबिया का वेस्टर्न साइड, वेस्ट कोस्ट है, उसके बगल में आता है आपका रेड सी। तो रेड सी के पैरेलली जो स्ट्रिप है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबिया, उसको हिजाज कहते हैं। ये लावा ट्रैक्स हैं। और फिर जो बाकी बचा एरिया वो नजद वगैरह है, रेगिस्तान है। साउथ में यमन आता है, नॉर्थ में फलस्तीन आता है, जॉर्डन वैली आती है जो फलस्तीन ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये जो हिजाज ट्रैक है, इसी में टुवर्ड्स साउथ मक्का आएगा, दैट मीन्स पैरेलल टू बिल्कुल रेड सी के बगल में। और फिर उसी के नॉर्थ में मदीना आएगा, फिर से रेड सी के बगल में। जब आप जद्दा जाते हैं, यू आर वेरी नियर टू रेड सी एंड देन यू कम टू मक्का। जद्दा में एयरपोर्ट वगैरह, वहीं से मक्का आते हैं। फिर मदीना मुनव्वरा से
रेड सी की तरफ अगर जाएं तो बीच में कहीं बद्र आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी, मतलब अभी तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है, तो कि तब भी इम्पॉर्टेंट थी। इम्पॉर्टेंट जगह किस सेंस में कि इसकी जो बड़ी लार्ज वैलीज थी, ये यहाँ पे बड़े सारे कुएं वगैरह थे। तो बद्र, ये ना, इट वाज वेयर अ लार्ज वैली ओपनड आउट इनटू अ कोस्टल फ्लैट लैंड। यहाँ पे बड़े सारे कुएं थे जहाँ पे पानी जमा हो जाता था, जो फ्लैश फ्लड्स वगैरह होते थे वहाँ पे पानी जमा हो जाता था, और इस वजह से ये बड़ा ही मेजर वाटरिंग स्पॉट था। और जब कोई कारवान आता जाता तो यहाँ पे रुक जाते थे फॉर वाटरिंग। मक्का का जो बड़ा स्प्रिंग कारवान था वो भी यहीं पे रुकता था व्हेन इट वुड कम बैक फ्रॉम दमिश्क, दमस्कस से जब वो वापस आता था। ये जो ये कारवान था, स्प्रिंग कारवान मक्का का, दिस वाज द बिगेस्ट बिजनेस अफेयर दे वुड हैव। इसको रेड करना, इस कारवान को, ये सोचना भी एक बड़ा डेयरिंग का प्रोपोजिशन है। ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि द बिगेस्ट इन द एरिया उनका बिगेस्ट अफेयर है। सो नो वन वुड डेयर टच इट अंटिल नाउ, एंड मोर सो अब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ही हैड बीन सेंडिंग स्मॉल रेडिंग पार्टीज, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, और इन सब रेड्स में एक सक्सेसफुल रेड, नखला वाली रेड, और वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल। ज़्यादातर मदीना के जो लोग थे जिनकी फैमिली और बिजनेस टाइज थी साउथ में मक्का के साथ, उनकी तो कोई ख्वाहिश नहीं रही होगी कि जो सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब हुई होगी उसको और ख़राब करना। नखला हैड बीन बैड अनफ, इसको फॉलो करना विद ए चैलेंज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, ये तो प्रोवोकेट, इट वाज रिस्किंग प्रोवोकेशंस, एंड इट वाज रिस्किंग प्रोवोकिंग मक्का इनटू ओपन वॉर। लेकिन ये रिस्क हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका जो ग्रुप है, दे सीम टू बी विलिंग टू टेक, in fact they were eager to take it. These people had been wronged, they had been forced into exile, their properties had been sold, so it was time to restore honor. छोटी रेड जो नखला वगैरह में हुई थी, दे वर स्मॉल हॉर्न्स, काइंड ऑफ थॉर्न्स इन मैक्कन साइड। लेकिन ये बद्र वाला है मामला, ये एस्टेब्लिश करेगा, इफ यू विन इट, it would turn you not just into a disgruntled exile but an enemy that the enemy has to recognize as a potent threat, something to be reckoned with. And then it would bolster his support inside Medina itself. मदीना मुनव्वरा में भी कंपीटिंग पावर्स अभी भी हैं, खामोश है पर हैं। वहां पे भी द पोजीशन वुड बी स्ट्रेंथेंड, और मोर सो यहाँ पे जो बड़े हैं मदीना के अंदर, दे आर एडवोकेटिंग कॉशन, लेकिन जो यंगर वंस है दे आर एनर्जाइज्ड कि नहीं, हमको ये करना चाहिए, बिकॉज द गेन इज लार्ज। लेज़ली हेजल्टन को एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्टोरियन का काम कर रही हैं। हमारे लिए नेसेसरी नहीं है इसको ऐसे देखने की। हमारे लिए Muslims look at these wars from a purely religious perspective. Can there be economic or worldly reasons for these? In a way, yes, but the ultimate end is God. इसका मतलब ये हुआ कि these wars are allowed by God or done under his command. तो इस वजह से whatever these reasons, these are side reasons. The fundamental reason is it's God's authority worked through his prophet sallallahu alaihi wasallam.
दिस वुड नॉट बी अ मैटर ऑफ फ्यू लोड्स ऑफ लेदर एंड रेजन्स जो नखला में था, यहाँ पे तो बहुत है, 2000 कैमल्स है, एंड दे आर लेडन विद लग्जरी गुड्स। दे आर लेड बाय उमैयद क्लान्स अबू सुफियान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो स्काउट्स वगैरह थे, उनके हिसाब से तो ये बड़ा इजी टारगेट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 72 आर्म्ड गार्ड्स हैं। इतना बड़ा कारवां, इतना बड़े वैल्यू का कारवां, 72 गार्ड्स बहुत छोटा नंबर लगता है, ऐसा लिजली हेजल्टन कहती है। या तो कुरैश लीडरशिप ने, दे मस्ट हैव फेल्ड टू रजिस्टर हिज न्यू डिटर्मिनेशन। उनको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी कोई सोच सकता है, या वो अभी भी ये जो साइड वाले जो ये प्रोविंसेस वगैरह हैं, ये नीचे तबके के लोग एक्सेट्रा, इनको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो शायद यही रहा हो कि इतना कम इन्होंने रखा होगा, 72 गार्ड्स, दैट्स ऑल। नखला रेड भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। एट द एंड ऑफ द डे 4 लोग आपस में लड़े, इसमें से एक की डेथ हो गई। इतने बड़े कारवान पे जो एनुअल मामला है, इट इज़ समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम प्योरली पॉलिटिकल एंगल। ये इनकंसीवेबल था कोई ऐसा करेगा। हाउ कुड एनीवन डेयर? फिर लेज़ली हेजल्टन कहते हैं अगर उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया मदीना को भी नहीं क्लियर है कि मक्का क्या करने वाला है। What's going to happen from the other side? They also have not understood it completely कि वो क्या करेंगे जब उनको पता चलेगा ऐसा कुछ होने वाला है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका जो ग्रुप है वो मदीना से निकले फॉर ए 2 डे राइड टू बदर, 2 दिन लगते थे। ये एक छोटा सा रेडिंग पार्टी नहीं था। इट वॉज ए सॉलिड फोर्स ऑफ ओवर 300 पीपल। ब्लड शेड एंटिसिपेटेड नहीं था कि इसमें कोई खून खराबा होगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग, 300 से ज़्यादा, कोई भी समझ सकता है तो अपोजिशन है 72 लोगों का, दे वुड फ्ली, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन दैट मीन्स कि द मेयर प्रेजेंस ऑफ दीज 300, इट वाज इंटेंडेड मेयरली एज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रेजेंस। ये कोई आर्म्ड शोडाउन की तैयारी नहीं है, ये जंग नहीं है। इस प्रीमाइज पे नेटिव मदीनन्स रोड आउट, क्या कि जंग तो होनी नहीं है, हम भी जंग नहीं चाहते हैं, ऐसा लेज़ली हेजल्टन एस्टैब्लिश कर तैयार रही है कि मदीना के लोग इसमें दे डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन इट, लेकिन दे स्टिल केम आउट विद द बदर पार्टी। इसका मतलब ये हुआ कि जंग की एंटिसिपेशन किसी की नहीं थी, दे जस्ट वांटेड टू शो देयर प्रेजेंस, काइंड ऑफ थ्रेटन देम। सो दे ऑल्सो रोड विद एमिग्रेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये भी एक साइन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी, ग्रोइंग अथॉरिटी दिख रही है। कैसे? दे आउट नंबर हेल्पर्स। अब देखिए, ये एक्सप्लेनेटरी पावर इस एक्सप्लेनेशन का उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मुस्लिम्स की एक्सप्लेनेशन है। मुसलमानों की एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह ताला का कमांड था। अब ये, इससे पहले एक पॉलिटिकल ट्रीटी थी, अब ये खुदा का कमांड है कि यू हैव टू डू इट। इस वजह से यू वुड सी एमिग्रेंट्स कमिंग आउट नाउ, ये हेल्पर्स कमिंग आउट, अंसार कमिंग आउट। मदीना के जो अंसार है, मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह ताला का अब हुक्म है कि आप ये करें, आपको परमिशन दी गई है, इजाज़त दी गई है कि डू इट, एंड दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इन ग्रेट नंबर्स। लेज़ली हेजल्टन की लैंग्वेज में महसूस हो रहा है कि शी हर सेल्फ रियलाइजेज कि आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, क्योंकि द केस आई हैव बीन बिल्डिंग इज कि मदीना डज नॉट वांट फाइट, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, और ऑफेंसिव तो बिल्कुल ही नहीं। और इससे पहले उन्होंने पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश की कि वो डिफेंसिव वॉर जो किसी ऑफेंस की वजह से हो रहा है उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। अब ऑल ऑफ ए सडन शी हैज़ टू एक्सप्लेन कि कैसे दे आउट नंबर जस्ट 2 months लेटर।
तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग फाइट। तब क्यों जा रहे थे वो? खैर, द पॉइंट हियर इज इट सीम्स टू मी दे न्यू दे वर गोइंग टू फाइट। उनको पता था कि ऐसा ही होने वाला है, and they came out because God commanded it, as simple as that. Whether you want or not, willingly or unwillingly, God commanded it, they went. Inevitably, with this many people involved, बातें तो फैलेंगी। ये तो छोटा ग्रुप नहीं है 10-20 लोगों का, 300 लोग हैं। इट्स ए वेरी लार्ज ग्रुप, बड़ा एक वफद है। तो इन्फॉर्मेशन फैल गई और ये इन्फॉर्मेशन अबू सुफियान तक भी पहुंची। Abu Sufyan was very able leader, and he would prove to be that towards the later end also. जब हम बायोग्राफी को आगे भी बढ़ाएंगे तो और भी दिखेगा कि ऐसा था। एंड ही सेंट अ वेरी फास्ट राइडर अहेड कि तुम जाके जल्दी से मक्का मैसेज भेजो। एंड ही इज वेरी विटी। व्हाट डज ही हैव टू टेल देम? ही टेल्स देम कि तुम्हारा जो मर्चेंडाइज है, तुम्हारा जो ये माल है, मेरे पास है, आके इसको प्रोटेक्ट करो। दैट वाज द मैसेज। तो जब मैकन्स तक ये मैसेज पहुंची, दे आर इंसेंस्ड, दे आर एंग्री, दे आर एनरेज्ड। And why wouldn't it be? Because it's the Prophet sallallahu alaihi wasallam who is threatening them. तो the bone of contention तो यही सारा मामला है। and you can sense कि वो कितने गुस्से में होंगे कि is he really thinking of this? And then he's hitting us where? Our biggest karma of the year. This is the thing. You don't dare think like this. And then in this caravan, every Quraysh clan had its share. So they would not take it at all. So they are very angry. Do Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions imagine that it would be like the raid of Nakhla? ऐसा समझ रहे हैं वो? कौन कह गए? अबू जहल? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये नखला नहीं है, ये बद्र है। कितने लोग हैं इनके पास? 300। विल शो देम व्हाट आर द नंबर्स एक्चुअली। किनको नंबर्स कहते हैं? 300। So overnight they raise an army of 1000 and they march towards Badr. And this group is led by Abu Jahl. So there are three groups heading towards Badr now. One group is heading towards Badr under the leadership of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. They are almost 300 in number, 313. And they are moving from Medina to Badr. Then there is the caravan of Abu Sufyan, which has some 80-90 people in it. And they are heading towards Badr from north. Then there is Abu Jahl's group, which is almost 1,000 strong, which is moving towards Badr from south. So three groups are converging there. So overnight, they raised an army nearly 1,000 strong and made a forced march north to Badr under Abu Jahl's command. इनके यहाँ भी यही assumption है कि जब इनका ग्रुप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रुप देखेगा कि ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये तो 1000 है, तो they would also choose not to fight because they are overwhelming odds. तो खैर, meanwhile, unsure if the army would make it in time, Abu Sufyan also develops a plan. What does he do? He decides to bypass कि मैंने बद्र जाना ही नहीं है. And that's a very wise decision. Even if he knew the army would turn up, why to put your merchandise in the horror's way? Why? Why would anyone ever want that? No one would want that. No able leader and a thinking one would do that. And Abu Sufyan was very wise in मामलात में. He was unlike Abu Jahl. अबू जहल का क्या था? अबू जहल इज फादर ऑफ इग्नोरेंस. अबू जहल नाम ही है, ठीक, ये नाम मिला ही क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस जहालत. ही वुड थिंक लेटर, एक्ट फर्स्ट. ये बेवकूफ़ों का सरदार है, ये सिर्फ गुस्से में जो भी फैसला लेगा लेगा.
but not Abu Sufyan. Abu Sufyan is also arch nemesis number one. Once Abu Jahl is gone, he is going to be at the helm of affairs, but he is always calculated. He doesn't like कि बस तलवार उठा के घुमाओ. No, he thinks before he acts. So Abu Jahl is kind of कि चलो अभी लड़ाई करनी है. Abu Sufyan is like, no, how do I protect my caravan? How do I avoid this war? This is Abu Sufyan thinking. So what does he do? I would not go to Badr at all. ये अपने रास्ते को ही बड़ा कर लिए, but he goes safely to the west along Red Sea and bypasses Badr. So what does that mean? That means there are two armed forces, one coming from Medina, another coming from Mecca. They are converging on a caravan which is not there. That's how Leslie Hazelton puts it. And it's a clear recipe for trouble now. Once again, being a very wise person, Abu Sufyan tries to forestall it. कि नहीं लड़ने की अब जरूरत नहीं है, मामला तो हो गया. He sends a message कि तुम लोग तुम्हारे कारवां को बचाने आए थे, तुम लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी को बचाने आए थे कुरैश. खुदा ने तुम्हारी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया, अब घर निकलो. You don't need to go ahead, go back. लेकिन किसको आप कह रहे हैं गो बैक? अबू जहल को. Asking Abu Jahl to turn back from a confrontation with Huzur sallallahu alaihi wasallam, it was like asking the dust storm to stop midway. ऐसा नहीं होगा, ये अब आगे चलेंगे. इनके यहाँ रुकने का मामला नहीं. And he was enraged, he was filled with rage. He would not, he had lost his thinking capacity. Abu Jahl was a person whose blood was boiling. इनको तो बस लड़ने का मौका मिलना चाहिए था, and he got it. He was extremely eager for a fight. लेकिन इसमें भी the ignorant person could not understand that what he would end up doing is raise the Prophet's sallallahu alaihi wasallam profile. How? यहाँ पे फिर से मैकियावेली को कोट करती हैं. मैकियावेली मैं आपको कहा पिछली बारी भी कि उनको बहुत कोट करेंगी, और जब मैं ये फर्स्ट टाइम ये टेक्स्ट पढ़ा था, आज से बड़े साल पुरानी बात है, आई थिंक लगभग 10 साल पुरानी बात है जब मैंने ये पढ़ी है ये टेक्स्ट. तो उस वक्त मैकियावेली मेरे लिए नया नाम था, और जितनी बार इन्होंने मैकियावेली को कोट किया मुझे कोट्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे, और आई वाज थ्रोन इनटू मैकियावेली फॉर सम टाइम उस वक्त. तो आई डिड नॉट रीड मैकियावेली थ्रू एंड थ्रू, पूरा ही नहीं, बट आई डिड गेट द कलेक्टेड वर्क्स, जिसमें प्रिंस इनका वर्क है जो मशहूर है, जिसके पोर्शंस मैंने पढ़े हैं. तो एज मैकियावेली वुड पुट इट, there is no doubt that a ruler's greatness depends on his triumphing over difficulties and opposition. कि किसी भी राजा की जो ग्रेटनेस होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है कि वो अपनी डिफिकल्टीज और अपोजिशन पे गालिब हो. He rises over them, triumphs over them, कामयाबी हासिल करे उन पर. So fortune finds enemies for him. तो किस्मत क्या चाहेगी कि इसके लिए दुश्मन ढूंढ के लाओ ताकि ये उनको हरा सके. ये एनकरेज करता है दुश्मनों को कि जाओ अपनी गर्दनें लेके ताकि वो इनको काटे. ये कौन कह रहे हैं? मैकियावेली कह रहे हैं कि जब कुदरत ने किसी को उठाना होता है ना, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. मैकियावेली जो बात कह रहे हैं ना, ये जो हवाएं टकराती है ना पतंग के साथ, ये उसको ऊपर उठाती हैं, गिराती नहीं है. जब रब आपको उठाने की कोशिश करेगा तो आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी. There would be tribulations in your way. So when these misfortunes hit you, they are there to make you rise. And that's always going to be the case with people who are set for greatness. It seems as if misfortune finds them every time, and they rise through those misfortunes. So never ever in मामलात में ना जब आप कोई difficulties face करते हैं, they are only there to refine you. So fortune finds enemies for him, Machiavelli says, and encourages them to take the field against him. ताकि वो क्या करे, वो इनकी सीढ़ी बना के ऊपर ऊपर उठता रहे. So that he may triumph over them and ascend higher on the ladder his foes have provided. जो ये दुश्मन है, ये आपके लिए खुद वो सीढ़ी लाकर
आपके सामने रख देंगे जिस पे चढ़ के आपको ऊपर उठना है। और ये सीढ़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे लाने के लिए अबू जहल प्रूव्ड वेरी कोऑपरेटिव। इनफैक्ट जितना भी इनका ये एग्रेसिव रेटोरिक था, हकीकत तो ये है, जब हम हाइंडसाइट में देखते हैं, इसलिए लिजली हेजल्टन कहती है कि जितना हमको बेवकूफ़ अबू जहल लगे, जितना एग्रेसिव उसका रेटोरिक लगे, शायद उसी ने बेहतर समझा था सिचुएशन को अबू सुफियान से। क्यों? क्योंकि एक और पहलू भी तो है। वो कौन सा पहलू है? वो है मैकन प्रेस्टीज का। क्या सही में हम किसी को इजाजत दें कि वो हमारे प्राइड, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कारवान पे ऐसे नजर डाले और हम कुछ ना करें? क्या ये हकीकत नहीं कि मेयर changing your route because of threat of a nobody is in itself victory for that nobody? इनके लिए ये मदीनन्स कौन है? ये आउटस्कर्ट्स में रहने वाले लोग हैं। ये क्या मक्कन्स को चैलेंज करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाले लोग कौन थे इनके लिए? दीज आर एक्स स्लेव्स। ये गरीब तबका है, ये कमज़ोर तबका है, जिनकी कोई फैमिली स्ट्रांग नहीं है। तो ये लोग अब हमारे कारवां का रास्ता डिटरमिन करेंगे। तो इट्स अ मैटर ऑफ मैकन प्रेस्टीज एज वेल। If they would have allowed Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam to just divert the caravan, they have already conceded a kind of a victory to him. और ये भी बात फैलेगी, और डेजर्ट्स में बातें बड़ी आराम से और बड़ी क्विकली फैलती हैं। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बदर, जहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ पे गॉसिप्स तो बनेंगे ही और न्यूज़ फैलेगी ही। और फिर उसके बाद अबू जहल का टर्निंग बैक वुड अनदर बी, इट वुड बी अनदर इशू। नो, हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ेंगे, अबू जहल वुड से, हम वहां रुकेंगे 3 दिन 3 रातें। We would slaughter our camels, we would give food, we would eat, we would drink wine, we would enjoy, ताकि पूरे अरब को पता चले कि यहाँ कौन आया था। ये किसने ऐसा सोचा था कि दे वुड चैलेंज अस? वहां पे बैठ के भी हम पड़ाव डालेंगे बद्र में। सब लोग इस बात पे एग्री नहीं किए मैक्कन आर्मी में। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी नियर टू प्रोवोकेशन नाउ। हमारा काम तो हो चुका, हमें प्रोटेक्ट करना था अपने कारवां को, वो काम हो चुका। व्हाई आर यू सेंडिंग अस इनटू ऑलमोस्ट अ सर्टेन कॉन्फ्रंटेशन? क्योंकि इतने नजदीक पहुंच के व्हाट इफ इट एक्चुअली लेड टू अ फाइट? कोई जरूरत नहीं है। हम तो इन डिफेंस ऑफ आवर प्रॉपर्टी आए थे, वो प्रॉपर्टी तो सेफ है। दिस वाज वन ऑफ द क्लान लीडर्स हु आर्ग्यूड। तो अबू जहल बी लाइक, यू आर अ कावर्ड, योर लंग्स आर इन्फ्लेटेड विद फियर। हम कावर्ड्स की बात नहीं सुनते। एक और शख्स उठे, तो उन्होंने उन्होंने भी एक अक्लमंदी की बात की और कहा कि ये जिनसे लड़ने जा रहे हो, ये रिश्तेदार हैं तुम्हारे, ये हम सब के रिश्तेदार हैं। अगर तुम इनको जंग में हराओगे भी, उसके बावजूद तुम उनकी आंखों में कभी नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि जब भी तुम उनकी तरफ देखोगे और वो तुम्हारी तरफ देखेंगे, तुम उसको देख रहे होंगे जिसने किसी के भांजे को मारा है, जिसने किसी के भाई के का कत्ल किया है। हमें वापस जाना चाहिए, ये सारे हमारे ही रिश्तेदार हैं। अबू जहल, बीइंग अबू जहल, वुड ही लिसन? ही डजंट लिसन। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा खुद का बेटा मुसलमान हो गया है। ही इज among the followers of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. You are trying to protect him. We would kill him. And you are trying to protect him. And then what he does is, वही जो ऐसे मौकों पे होता है, जो सबसे ज़्यादा इमोशंस को रेज करेगा मामला, उसको ले आओ। नखला रेड में जिसकी मौत हुई थी, उसके भाई को बुलाया जाता है। इसके चेहरे को देखो, एंड देन
Abu Jahl, being a person with good rhetoric, he turns to him. ये ना जो शख्स जिसका भाई जिसकी मौत हुई है, यू सी यूर रिवेंज बिफोर योर आईज, सामने है तुम्हारे, उठो, इनको रिमाइंड करो कि तुम्हारे भाई को मारा गया था। इससे पहले कि वो अपनी बात करता और मुकम्मल करता, एंटायर मैकन फोर्स इज लाइक फिल्ड विद ब्लड वेंजर्स, कि नहीं हम भी जाएंगे एंड ये जंग लड़ेंगे और जीत के आएंगे। खैर थोड़ा सा तो डिवीजन हो गया, कुछ लोग वापस भी लौटे, 1000 में से लगभग 300 वापस लौट गए, 700 के आसपास अभी हैं। वहां 300 है, ये 700 है। शायद इनको रिवेंज मिल भी जाता अगर आर्गुमेंट ना हुआ होता, अगर इसकी वजह से डिले ना होते। ये जो अफवाहें फैलती हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंची। उनको भी पता चल गया कि अबू सुफियान ने तो अपना कारवां डाइवर्ट कर दिया है। ये भी इनको पता चल गया कि मक्का से एक फोर्स आ रही है, बड़ी स्ट्रांग, 700-800 लोगों की। इनके पास भी अब यही चॉइस है कि कारवां तो चला गया, द वन विच वी वांटेड टू फेस, और अगर वो सिंपली वहां पे अपना फोर्स ऑफ प्रेजेंस दिखाना चाहते थे, वो भी तो हो चुका मुकम्मल, उसको तो डाइवर्ट करना पड़ा अपना रूट। सो द चॉइस हियर वंस अगेन रिमेन्स, you can simply retreat now and go home, or you would also stay. Once again, she would give political and pragmatic reasons why he chose to stay. ये कहती हैं कि अगर ये वापस चले जाएंगे, that would show weakness on his part. Why would I not consider this explanation a very good explanation? Because इससे पहले जितने भी raids हुए हैं, they are quote unquote by Leslie Hazelton's words unsuccessful. What would one more do? How different is one more? And more so when you have reasons to say कि ये we have won, we made them change the route. Right? And then when Leslie Hazelton herself says कि ये तो लड़ने के लिए निकले ही नहीं थे, they just wanted to show their presence. You see inconsistency. I see inconsistency at least. Then why did he stay? That explanation has a better explanatory power. They chose to stay because that's what God had willed. कि यही करना है तुमको, वो 10,000 हो या 10 हो, you are to fight. So he would not retreat. If he would, that would show weakness on his part. ये सिर्फ अब कारवां के बारे में बात नहीं रही. Nor was it simply an abstract matter of honor. This was about Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam and the believers establishing their reputations. And this was for Meccans also the same, about their reputation. ये दोनों के लिए अब reputation की बात थी. दोनों sides यही कोशिश में है कि no one should ascribe weakness to them. एक के लिए बहुत ज़रूरी था to gain power, to show, to gain power, they needed to show that they were not weak. This is the Medinan side. And to keep power, the Meccans needed to show that they are not weak. जब तक मक्कन आर्मी बदर पहुंचती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी हैं वो वहां पहले ही पहुंच चुके थे. एंड दैट्स कॉमन सेंस एज वेल. बदर मदीना मुनव्वरा के बड़ा नज़दीक है. And they find the best place for themselves. They place themselves at the higher grounds. उस रात बहुत बारिश हुई. कुदरत का करें, ये coincidences are God's methods of remaining anonymous. बारिश भी इसी दिन होनी थी रेगिस्तान में, और ये मिड मार्च में हुई. ये बेहद रेयर है, पर हुई. मैकन्स लोअर रीचेस में है, तो उनके लिए तो ये बारिश और भी थोड़ी सी तबाहकुन थी. और इस बारिश को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके ग्रुप ने दे यूज्ड एज कवर. व्हाट डिड दे डू? They would block the wells that were down there.
जो मैकन के नज़दीक वेल्स वगैरह थे ना, उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सुबह जब वो पानी की खोज में आएंगे, पानी की तलाश में आएंगे अपने जानवरों के लिए, खुद के लिए, सो दे वुड बी फोर्स्ड अपवर्ड्स, हाई ग्राउंड की तरफ। हु हेल्ड द हाई ग्राउंड? द बिलीवर्स एंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू वाटर, द मुस्लिम्स were actually controlling the whole battlefield. ऐसा ही होता है हमेशा, स्ट्रेटेजिकली जंगों को ऐसे ही जीता जाता है। सुबह का टाइम था, क्लाउडी स्काई था, एंड द फाइटिंग बिगिंस। और इसमें द मुस्लिम्स, देयर रैंक्स दे होल्ड स्टेडी, लेकिन मैकन्स दे आर तितर बितर कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है। यहाँ पे हर एक क्लान एक सेपरेट यूनिट की तरह लड़ रहा है। ये फ्रैक्चर्ड है, ये ब्रोक, दे आर ब्रोक। कहते ना अलमदार सही समो इक्सी रजलमो अद के इजराहा कहन गाँव। जहाँ पे भी यकजहती नहीं होती, जहाँ पे भी फ्रेटर्निटी नहीं होती, एकजुट नहीं होते लोग, वो सोसाइटी फ्रैगमेंट होके, बिखर के, टूट के ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ। ये लेसन हिस्ट्री ने हमारे सामने इतनी बारी रखा है कि समझ नहीं आता कि लोग क्यों नहीं समझते। लेकिन वन ऑफ द लेसन्स हिस्ट्री हैज टॉट अस is that people learn no lessons from history. What a funny irony कि हिस्ट्री से यही लेसन हमको मिलता है कि कोई लेसन नहीं मिलता फाइनली। इसके बावजूद ना, मतलब इट्स वेरी आयरॉनिक दैट वी नो इट फ्रॉम हिस्ट्री, हजारों मामलात में कि फ्रैगमेंटेशन से कैसे कौमें ख़त्म हुई, बर्बाद हुई, उसके बावजूद अपनी ही कौमों को फ्रैगमेंट कराते हैं लोग। कभी मज़हब के बुनियाद पे, कभी नस्ल के बुनियाद पे, कभी रंग की बुनियाद पे, कभी जिन्स की बुनियाद पे, कभी गांव और शहर की बुनियाद पे, कभी रीजन की बुनियाद पे, कभी लैंग्वेज की बुनियाद पे, कहीं इकोनॉमिक बुनियादों पे। और इस सब, तो हिस्ट्री इज रिप्लीट विद द स्टोरीज ऑफ फॉल ऑफ सच नेशंस वेयर सच डिविजन्स crept in। तो खैर, सुबह का टाइम हुआ, ये मामला हो गया, दे आर फ्रैक्चर्ड एंड ब्रोक। दोपहर आते आते दे हैड बीन थ्रोन आउट ऑफ द बैटलफील्ड, राउटेड, खत्म, खलास। 44 Meccans died, and that included the father of ignorance, Abu Jahl himself. एक यंग इमिग्रेंट थे, एक ये भी शेफर्डिंग का काम करते थे। इनको भी, इन पे भी हाथ उठाया था एक वक्त पे अबू जहल ने। तो परफेक्ट रिवेंज। I struck him with a blow which severed his foot and half his leg. ये वो फिर बाद में कहते हैं कि कैसे हुआ। By God, when it flew off, it was like a pit of date flying out of a date wine crusher. और then he also had the satisfaction कि अबू जहल जाते जाते कहता है, मतलब when he passes on to the next world, you have risen higher, little shepherd. इसमें भी वो एरोगेंस आपको दिख रही होगी अबू जहल की। अब अबू जहल को तबीयत उसकी ठीक हो रही होगी जहन्नुम में, उसको पता चल रहा होगा कि क्या मामला था, क्या नहीं था। अब वो कह रहा होगा रब से कि मुझे वापस भेजो, अब मैं ठीक कर दूंगा मामला। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। जो भी हो, अबू जहल ने ये कहा या नहीं कहा, लेकिन ये स्टोरी परफेक्टली एक्सप्रेस करती है वो इंसल्ट ऑफ द डिफीट फॉर द मैकन्स। Here the Quraysh have flung their dearest flesh and blood to you. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों से एड्रेस करके कहते हैं, एंड ही सर्वेज द फील्ड, एंड देयर इनसाइड हिम इज दैट restoration of pride which had been taken away because of this exile and decade of persecution. But at the same time, there is sadness in his eyes. The best of best that Mecca had brought,
They were there. They had been routed by outcasts, by freed slaves, their own former slaves, and they had lost to these people. जो ये बद्र में हुआ, ये सिंपली पॉसिबल नहीं था, ये नहीं हो सकता था, ना ये हुआ जैसे, ऐसे होता ही नहीं है मामला कभी. इट इज़ नॉट देयर स्कीम ऑफ थिंग्स. जो नेचुरल ऑर्डर है इस दुनिया का, इसको उलट दिया बदर ने. We'll talk more about this in the next session, inshallah.